बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आरिश। इस वीडियो में हम सिंबोलिज्म इन लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट जो प्ले है उसको डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट जो कि यूजीन ओनील ने लिखा है, ये एक इम्पॉर्टेंट अमेरिकन प्ले है और इसके अंदर जो सिंबल्स यूज़ की गई हैं, क्या क्या सिंबल्स यूज़ की गई हैं और क्या क्या उनके जो मीनिंग है वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की सूरत में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। उससे पहले हम लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये है क्या। तो बेसिकली लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट जो है ये एक प्ले है जो कि अमेरिकन नोबेल प्राइज़ विनिंग प्ले राइट यूजीन ओनील ने लिखा है। 1939 टू 1941 के दरमियान में कहीं ये लिखा गया है और इसको यूजीन ओनील का ग्रेटेस्ट वर्क भी कंसीडर किया जाता है। और ये जो प्ले है ये 10 फेब 1956 को स्टॉकहोम में परफॉर्म हुआ था। ये जो प्ले है इसको टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले भी मिल चुका है और पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर ड्रामा भी मिल चुका है यूजीन ओनील की डेथ के बाद। ये जो प्ले है ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफिकल डिपिक्शन है प्ले राइट यूजीन ओनील की अपनी ही फैमिली की, उसकी अपनी ही लाइफ की। और उसने कहा था कि मेरी डेथ के 20-25 साल बाद इस प्ले को जो है वो परफॉर्म किया जाए, उससे पहले ना किया जाए, क्योंकि इसके अंदर ऑटोबायोग्राफिकल कंटेंट था यूजीन ओनील के अपनी लाइफ के बारे में, अपने पेरेंट्स की लाइफ के बारे में। इस वजह से फिर ये जो प्ले है ये 25 ईयर्स आफ्टर यूजीन ओनील्स डेथ परफॉर्म किया गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंबोलिज्म होता क्या है। सिंबोलिज्म इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच एन ऑब्जेक्ट, कलर और अदर एलिमेंट इन अ स्टोरी रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कॉन्सेप्ट और मीनिंग बियॉन्ड इट्स लिटरल इंटरप्रिटेशन। अब जो सिंबोलिज्म ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई कलर होता है, कोई एलिमेंट होता है स्टोरी के अंदर जो कि कोई आइडिया, कॉन्सेप्ट या मीनिंग रिप्रेजेंट करता है उस ऑब्जेक्ट, उस चीज़, उस कलर के लिटरल मीनिंग से परे। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कलर जो होता है उसका एक मीनिंग होता है उस प्ले के अंदर जो कि लिटरल नहीं होता बल्कि हिडन मीनिंग होता है। तो उसको हम सिंबलिज्म कहते हैं। Symbols carry meaning and significance that goes beyond their physical presence, and they often require interpretation and analysis to uncover their deeper significance. अब जो सिम्बल्स होती हैं उनमें एक मीनिंग होता है, सिग्निफिकेंस होती है, उनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है फिजिकल प्रेजेंस से बियॉन्ड, फिजिकल प्रेजेंस से हट के। कोई भी कैरेक्टर है जैसे उसकी प्रेजेंस जो है उसकी फिजिकल प्रेजेंस के अलावा एक हिडन मीनिंग होता है, छुपा होता है उसके अंदर। उसको फिर इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस के ज़रिए हम उसको जो है वो समझ सकते हैं। बहुत सी सिंबल्स हैं यूजीन ओनील के प्ले लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट में। सबसे पहले है फॉग। फॉग जो है वो सिंबलाइज करती है डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ टायरॉन फैमिली एंड हाउ द फैमिली स्ट्रगल विद देयर प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। अब जो फॉग है ये रिप्रेजेंट करती है टायरॉन फैमिली की स्ट्रगल को और वो किस तरह से अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं अपनी लाइफ के अंदर उनको फेस कर रहे हैं। अब टायरॉन फैमिली के अंदर है जेमी, जेम्स, मैरी और जेम्स का भाई यूजीन। तो ये जो फैमिली है ये एक तरह से ब्रोकन फैमिली है। इनके अपने-अपने डिज़ायर्स थे, अपने-अपने ड्रीम्स थे जो कि इन्होंने शैटर कर लिए, तबाह कर लिए। मैरी जो थी वो एक पियानिस्ट बनना चाहती थी, एक नन बनना चाहती थी, लेकिन उसने जेमी से शादी करके अपना करियर जो है वो ख़त्म कर दिया। और जो जेमी है, जेमी टायरॉन है वो चाहता था कि वो एक एक्टर बने, लेकिन उसका अपना ड्रीम ये भी कहीं दूर ही रह जाता है। और उसके अलावा अ जो एडमंड है, एडमंड उस वक़्त जो है जब एडमंड की बर्थ होती है तो उसकी मदर को जो है वो पेन को डिक्रीज़ करने के लिए जो है वो मॉर्फ़िन दे देता है डॉक्टर। तो जो एडमंड है उसको सारी ज़िंदगी उसकी जो माँ है मैरी वो ना फिर उसका जो है उसको आदत पड़ जाती है उस मॉर्फ़िन की, यानी कि वो नशे की जो है उसको लत लग जाती है। तो इस तरह से एडमंड जो है अपने आप को सारी ज़िंदगी जो है वो कोसता रहता है कि उसकी वज़ह से उसकी माँ जो है वो एडिक्टेड हुई मॉर्फ़िन की। तो इस तरह से ये एक-दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं, एक-दूसरे से खुल के बात नहीं करते, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करते। तो इस तरह से जो फॉग है, फॉग का जो एटमॉस्फेयर ये दिखाते हैं, ये इस एक तरह से जो स्ट्रगल्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो लाइफ़ में ये फेस कर रहे होते हैं, ये जो टायरॉन फैमिली है, उसको रिप्रेज़ेंट करती है फॉग। उसके अलावा है फॉग हॉर्न। सेकंड सिंबल है फॉग हॉर्न जो है वो रिप्रेजेंट करता है अलार्म दैट अवेक्स पीपल टू देयर रियलिटी ऑफ लाइफ। अब जो फॉग हॉर्न है, हॉर्न ज़ाहिर सी बात है आवाज़ पैदा करता होगा। तो हॉर्न जो ये एक अलार्म होता है जो कि लोगों को ये रियलाइज़ करता है उनकी रियलिटी ऑफ लाइफ के बारे में कि उनकी लाइफ है क्या। फॉग जो है वो
Fog gathers as the day progresses, and a lighthouse foghorn sounds periodically. The fog and the foghorn represent. अब जो लाइट हाउस होता है वो बेसिकली जो सी बाई सी जो सफ़र करते हैं, जो समंदर से सफ़र करते हैं, उन लोगों के लिए जो है वो रास्ता दिखाता है, यानी कि उनकी रहनुमाई करता है, गाइडेंस के लिए होता है लाइट हाउस, ताकि वो रास्ता ना भटक जाएँ। और जो फॉग हॉर्न होता है वो पीरियडिकली जो है वो बजता रहता है। और जो फॉग और फॉग हॉर्न है वो रिप्रेजेंट करते हैं द एफर्ट्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स टू हाइड देयर फॉल्ट्स। वो अपनी गलतियों को छुपाते रहते हैं, उनकी जो एफर्ट्स होती हैं, फॉग और फॉग हॉर्न इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा जो द डेज़ ऑफ द ड्रग एडिक्टेड माइंड, जो डेज़ होती है ड्रग एडिक्टेड माइंड की, उसको ये लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। फॉग एंड फॉग हॉर्न जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। द वॉल ऑफ इग्नोरेंस दैट सेपरेट्स फैमिली मेंबर्स फ्रॉम वन अनदर एंड फ्रॉम द ट्रूथ। अब जो वॉल है, जो फॉग और फॉग हॉर्न है, वो उस वॉल को रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल ऑफ इग्नोरेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे से जो है वो अलग करती है और सच्चाई से अलग करती है। दी हेजी डिस्टेंट पास्ट, जो पास्ट है उनका, वो पास्ट में खोए हुए हैं। मैरी अपने पास्ट में खोई हुई है, वो एक नन बनना चाहती थी, वो एक कंसर्ट पियानिस्ट बनना चाहती थी। जो जेमी था वो एक एक्टर बनना चाहता था। तो ये लोग जो है अपने पास्ट में खोए हुए हैं कहीं। तो फॉग एंड फॉग हॉर्न जो है इनकी इस सारी स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है कार। कार जो है सिंबलाइज़ करती है कि किस तरह से ये जो फैमिली है वो मटेरियल थिंग्स को इम्पोर्टेंस देती है, और वो ये समझते हैं कि जो मटेरियल थिंग्स हैं, जो पैसा है, जो दौलत है, या जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो ही उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। 4 है मॉर्फिन एंड अल्कोहल सिंबलाइज़ हाउ द फैमिली यूजेस ड्रग्स एज़ अ वे टू एस्केप देयर प्रॉब्लम्स। अब जो मैरी है, वो जो है उसको ज़ाहिर-सी बात है मॉर्फिन की शिकार हो गई, वो उसको लत लग गई मॉर्फिन की, नशे की, तो वो अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए मॉर्फिन लेती रहती है। उसके अलावा अल्कोहल जो जेमी है, जो जेम्स है, एडमंड का जो भाई है, वो भी अल्कोहल लेते रहते हैं और अपनी जो रियलिटी है उससे बचते रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते। डे एंड नाइट है नेक्स्ट। डे एंड नाइट सिंबलाइज द साइकिल ऑफ लाइफ इन विच द फैमिली इज स्ट्रगलिंग। अब डे एंड नाइट जो है वो साइकिल ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जो फैमिली वो स्ट्रगल करे। दिन होती है, रात होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है, सुबह होती है, शाम होती है। लेकिन ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये अपनी जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो स्ट्रगल है इनकी लाइफ में, उसी में ही ये जो है फंसे हुए हैं, उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं ये इस सर्कल से। वेडिंग ड्रेस एंड बूथ प्रेज। जो वेडिंग ड्रेस है मैरी का, मैरी जो है जब-जब अपने वेडिंग ड्रेस को देखती है तो उसको अपनी जो हैप्पी लाइफ़ है वो याद आ जाती है, क्योंकि वो अपने बाप के घर में ऐशो-आराम में होती है, बिल्कुल सुकून से होती है, किसी किस्म का उसको रिग्रेट नहीं होता, किसी किस्म की उसको हार्डशिप नहीं फेस करनी पड़ती। लेकिन जब से वो शादी करती है तो उसको जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं। वेडिंग ड्रेस एंड बूथ पे जो है सिंबलाइज़ करते हैं व्हाट द फैमिली हैज़ लॉस्ट एंड मैरीज़ लॉन्गिंग फॉर पास्ट एंड हर हैप्पीनेस शी वन्स फेल्ट। तो ये जो वेडिंग ड्रेस एंड बूथ प्रेज़ हैं, ये उस पास्ट को सिंबलाइज़ करते हैं जो कि मैरी का था, और मैरी जो है वो ये सोचती रहती है कि उसका जो पास्ट है वो कितना शानदार था और वो कितना हैप्पी रहती थी। ग्लासेस सिंबलाइज़ मैरीज़ डिनायल ऑफ रियलिटी। अब जो ग्लासेस हैं मैरी की, वो सिंबलाइज़ करते हैं कि जो मैरी है वो रियलिटी से कहीं भाग रही है, रियलिटी से कहीं छुप रही है। उसको जो रियलिटी उसकी रियल लाइफ़ है, अब जो वो ज़िंदगी जी रही है, वो उससे भागना चाहती है, वो उसको फेस नहीं कर पा रही। तो इस तरह से जो ग्लासेस हैं, और मेरी जो है वो ज़्यादातर अपने पास्ट में ही रहती है, अपने पास्ट को ही सोचती रहती है कि इसका पास्ट जो था वो कितना अच्छा था, वो एक कॉन्सर्ट पियानिस्ट होती, वो पियानो बजाती, वो एक नन होती, या इस तरह से जो है ये ज़्यादातर अपने पास्ट में ही रहती हैं। नेक्स्ट है पॉइज़न। पॉइज़न सिंबलाइज़ नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द कैरेक्टर। जो पॉइज़न है वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो नेगेटिव साइड है कैरेक्टर्स की, उसको रिप्रेजेंट करता है। Next at the title, the long day's journey into night of the title appears to symbolize life into night, appears to symbolize the movement towards death. अब जो टाइटल है द लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट में, उसमें जो लॉन्ग डेज जर्नी है वो सिंबलाइज करती है लाइफ की और लाइफ को, और जो इनटू नाइट है वो सिंबलाइज करती है मूवमेंट टुवर्ड्स डेथ को, यानी कि लॉन्ग डेज जर्नी जो है वो पूरी की पूरी जो लाइफ हम गुजारते हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। और जो इनटू नाइट है वो हमारी जो मूवमेंट है डेथ की तरफ, क्योंकि जो भी यहाँ पे इंसान जो है दुनिया में रहता है उसने ज़ाहिर सी बात है एक ना एक दिन मरना ही होता है, तो उसकी जो मूवमेंट है डेथ की तरफ, तो ये टाइटल जो है इस चीज़ को जो है वो सिंबलाइज करता है पास्ट एंड प्रेजेंट को। पैराडॉक्स द एवर प्रेजेंट पास्ट। अब पैराडॉक्स इसमें यूज़ हुआ है। पैराडॉक्स इज अ कंट्रोलिंग फिगर ऑफ स्पीच इन द प्ले इन दैट द पास्ट सीम्स टू कंट्रोल द प्रेजेंट और इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग इज द प्रेजेंट। अब जो पैराडॉक्स है वो भी एक कंट्रोलिंग फिगर ऑफ स्पीच है प्ले के अंदर, जिसमें
जो पास्ट है वो इस तरह से इतना मज़बूत है पास्ट हर कैरेक्टर का, उनकी जो पुरानी लाइफ होती है इतनी मज़बूत है इस ये पास्ट के, उस उन्होंने उसके प्रेज़ेंट को कंट्रोल किया हुआ है। यानी कि जो मैरी है वो अपने पास्ट में इतना खोई हुई है कि उसको प्रेज़ेंट का होश ही नहीं है। जो जेमी है वो भी अपने पास्ट में इतना मगन है कि उसको प्रेज़ेंट का होश तो है, जैसे प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ वो फ़ेस तो कर रहा है, लेकिन वो उसे एस्केपिज़्म भी चाहता है, वो उनसे बचना भी चाहता है। तो इस तरह से जो पास्ट है उसने कंट्रोल किया हुआ है प्रेज़ेंट को। Mary Tyron continually dwells on the past, in particular the fact that she could have been a nun or a concert pianist. तो जो मैरी है वो अपने पास्ट में ही गुम है। वो ये सोचती रहती है कि वो या तो नन होती या कंसर्ट पियानिस्ट होती। वो कहती है द पास्ट इज़ द प्रेजेंट इज़न्ट इट, इट्स द फ्यूचर टू। तो वो कहती है पास्ट जो है वही प्रेजेंट है और पास्ट जो है वही फ्यूचर है। तो इस तरह से ये अपने पास्ट में खोई हुई है। नेक्स्ट है फ्लैशबैक्स थ्रू द कैरेक्टर्स रेमिniscences होती हैं मेमोरीज या नॉस्टैल्जिया, जो पास्ट मेमोरीज होती हैं, एंड डिस्प्यूट्स अबाउट द पास्ट। ओ'नील इफेक्टिवली एम्प्लॉयज फ्लैशबैक टू रिवील क्रिटिकल बैक स्टोरी एंड इल्यूमिनेट द रूट्स ऑफ द फैमिलीज करंट क्राइसिस। अब जो कैरेक्टर्स का जो पास्ट है, नॉस्टैल्जिया जो मेमोरीज हैं और उनके जो डिस्प्यूट्स हैं पास्ट के बारे में, उसमें यूजीन ने इफ़ेक्टिवली फ्लैशबैक्स को यूज़ किया है, जिसमें वो अपनी जो पास्ट है उसको रिवील करते हैं फ्लैशबैक्स के ज़रिए। यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं, वो पूरा एक जो सिनेरियो है उनको वो डिस्प्ले किया जाता है, लेकिन शो इस तरह से कराया जाता है कि ये जो कैरेक्टर उसके माइंड में चल रहा है, लेकिन वो एक पूरी तरह से उस सीन को पोर्ट्रे किया जाता है स्टेज के ऊपर। तो इस तरह से जो यूजीन है उसने फ्लैशबैक के ज़रिए पूरी की पूरी पास्ट स्टोरी जो है वो हमारे सामने रख दी है, और इस तरह से एक इफ़ेक्टिवली उनका जो पास्ट है फैमिली का उसको जो है वो डिस्प्ले किया है रीडर्स के सामने। ये जो फ्लैशबैक्स हैं ये इनसाइट्स ऑफ़र करते हैं, यानी कि कैरेक्टर्स की जो मोटिवेशन है, कैरेक्टर्स की जो थॉट्स हैं उनसे उनके इस इन फ्लैशबैक से हम उनके जो थॉट्स हैं उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और किस तरह से ये जो उनके पास्ट है, उनका जो नॉस्टैल्जिया, उनकी जो मेमोरीज़ हैं, वो किस तरह से उनकी लाइफ़ को जो है वो शेप कर रही हैं, उनकी लाइफ़ को कंट्रोल कर रही हैं, और किस तरह से उनकी लाइफ़ को इफ़ेक्ट कर रही हैं। इस चीज़ को ये जो फ्लैशबैक्स हैं वो सिम्बोलाइज़ करते हैं और रिप्रेज़ेंट करते हैं।